बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर-आफियत होंगे। कितने बच्चों ने जो होम असाइनमेंट मैंने भेजी थी वो की है? मैंने ग्रुप में भेजी थी, मैंने केस स्टडी भेजी थी। क्या चीज़? भाई मेरा कसूर है? मैं तुम्हें फ़ोन करके कहूँगा सर जी मैंने आपके लिए असाइनमेंट अपलोड कर दिया, आप अटेम्प्ट कर लें हैं? नहीं, मैं यहाँ फिर आप लोगों के लिए कोई एक असिस्टेंट रखूँ जो हर बच्चे को फ़ोन करे कि सर और मैडम असाइनमेंट अपडेट हो गई है तो प्लीज़ इसको अटेम्प्ट कर लें। आप लोग रोला इतना डालते हैं ना, हमें को काम करने को लिए दे दें हैं, हमें काम करने के लिए दे दें है, काम करने के लिए दे दें। मैंने काम, अच्छा कितने बच्चों ने कंपनीज एक्ट वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं प्रैक्टिस के तौर पे? कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं? चुवारे और चुवारियां। कोई काम नहीं आप लोगों ने करना है। ले जी, बस अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर हम अपनी बस टेंजिबल फिक्स एसेट्स को डिस्कस करके फिर हम प्रोजेक्टर को कर देंगे थोड़ी देर के लिए बंद। फिर हम इंटेंजिबल एसेट्स को एक दफ़ा अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम इंटेंजिबल एसेट्स के प्रोसीजर्स को डिस्कस करेंगे। एनीवे जी, ये एडिशन और डिस्पोजल के प्रोसीजर्स हैं, आपने बहुत एक्सटेंसिव किए हुए हैं, यहाँ पे से उसको रीड आउट कर लेते हैं और उसके मुताबिक उसको कंप्लीट कर लेते हैं। एडिशन के ऊपर कहते हैं जी ऑब्टेन प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ एडिशन फॉर द पीरियड। हम प्रिपेयर नहीं करते, वी ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ एसेट एडिशन ड्यूरिंग द पीरियड। तो जो एसेट में एडिशन हुई है उसकी हम क्या करेंगे, लिस्ट ले लेंगे और उस लिस्ट के ऊपर अपने प्रोसीजर लगाएंगे। बेटा राइट एंड ऑब्लिगेशन बहुत डिटेल में करा दिया हुआ है, और रीडिंग क्या करनी है इसमें, ये 4 दफा पढ़ाई है कल मैंने। व्हीकल्स के लिए, लैंड के लिए, अदर एसेट्स के लिए, हर चीज के लिए मैंने बता दिया। ये अब इतना तो जुल्म ना करें, मेहरबानी करें। अच्छा एनीवे जी, सबसे पहले आपने लिस्ट ले ली, लिस्ट के बाद ऑथराइजेशन चेक करनी है कि जो परचेज हो रही है वो ऑथराइज्ड है या नहीं है। कंफर्म दैट द टोटल एडिशन रिकंसाइल विद द मूवमेंट बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। ये जो आपका फिक्स स्केड्यूल बनता है उसकी जो मूवमेंट आती है उसके अंदर जो एडिशंस हैं वो यहाँ से मैच करती हैं या नहीं करती। इंस्पेक्ट द परचेज इनवॉइसेस आर अदर डॉक्यूमेंट एज एविडेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एडिशन एंड कंफर्म दैट दीज डॉक्यूमेंट आर इन कंपनी नेम। वही कंपनी के नाम पे इनवॉइस होनी चाहिए। इनवॉइस की डेट आप चेक करेंगे, इनवॉइस की वैल्यू चेक करेंगे, उसमें कौन कौन से आपने वैल्यूज को ऐड करना है, कौन कौन सी वैल्यूज को आपने एक्सपेंस आउट करना है वो देखेंगे। तो इनवॉइस के ऊपर आप अपने प्रोसीजर लगाएंगे। वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द एक्वायर्ड नॉन करंट एसेट बाय मीन ऑफ फिजिकल इंस्पेक्शन। फिजिकल जाके देख लेंगे कि एसेट बाकी परचेज हुआ है या नहीं हुआ। चेक दैट द एंट्रीज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर करेक्ट, कंफर्मिंग द एलोकेशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये था। फिर इसके बाद मैंने कहा था कि ये जो एसेट है ये आपका फिक्स एसेट रजिस्टर में ऐड हो गया, जिस दिन ऐड हो उस दिन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होना स्टार्ट होगी या नहीं हो गई। इसके अलावा और भी हमने कई सारे फैक्टर्स में डिस्कस किए थे जो आपके पास लिखे हुए हैं। बेसिक लेवल के यहाँ से तैयार कर लें। अगर आपको समझ आती है कि कुछ एडिशन करना चाहिए तो आपके पास नॉलेज मौजूद है, वहाँ से आप अपने एडिशनल प्रोसीजर को देख सकते हैं। अब ये बेसिकली 2 बातें होती हैं, एक तो होता है सीक्वेंस में हम जो एक लॉजिकल सीक्वेंस होती है उसमें हम प्रोसीजर्स को तैयार करें, वहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर यहाँ से पढ़ के सिर्फ देखा जाए तो ये शायद इनकम्प्लीट लगते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है, इनकी समझ ही नहीं आती कि कौन सा प्रोसीजर किस वजह से किया जा रहा है और किस लिए किया जा रहा है। तो ये बेसिकली इनकम्प्लीट होते हैं। तो इसलिए आप अपने जो बेसिक नॉलेज है उसको सामने रख सकते हैं और उसकी बेस पे आप कर सकते हैं जी। आगे डिस्पोजल है जी। ऑब्टेन प्रिपेयर स्केड्यूल ऑफ डिस्पोजल फॉर द पीरियड, लिस्ट ऑफ डिस्पोजल एसेट ले लें। चेक द ऑथराइजेशन ऑफ द डिस्पोजल, जो भी सारी बात है एसेट डिस्पोज ऑफ और इनका ऑथराइजेशन है या नहीं। Verify that the cost and related accumulated depreciation has been removed from the accounting records. Accounting record में से आपने उसको निकाल दिया, फिर उसकी depreciation stop हुई या नहीं हुई। Verify the calculation of the figure for the gain or loss on disposal and verify the figure has been correctly recorded in the ledger. Gain loss की working को check कर लेंगे। Discuss with management the possibility of unrecorded disposal of assets. अब इसमें कई फैक्टर्स ने डिस्कस ही नहीं किए, लाइक उसने जो इसमें जो बैंक में प्रोसीड्स आई हैं, सेल प्रोसीड्स आई हैं उसको वेरीफाई कर लेंगे, जो नेट बुक वैल्यू है उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर लेंगे, और अगर कोई ऐसा डिस्पोज ऑफ हुआ है तो उसकी रीज़न और रैशनैलिटी को चेक कर लेंगे कि वो क्या एसेट रिटायर हो गया है, किस वजह से वो डिस्पोज ऑफ हुआ है और उसके बदले में कोई आपने एसेट एडिशन की है या नहीं की। तो ये सारे फैक्टर आप इसमें फर्दर कंसीडर भी कर सकते हैं। ले जी, आपका
टेंजिबल एसेट खत्म हो गए। अब आ गए जी इंटेंजिबल एसेट्स। लाइट जला दीजिएगा यार। किसी बच्चे का कोई सवाल जी, कोई चीज जो ना समझ आई हो, कोई चीज जो ना समझ आई हो जी? किस में? डिस्कस विद मैनेजमेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ, बस यही देखें, द पॉसिबिलिटी ऑफ अनरिकॉर्डेड डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स। बेटा अभी हमने जो डिस्कशन किया ना, दिस इज रिलेटिंग टू द टेंजिबल। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं देखें, नॉन करंट एसेट तो नॉन करंट ही होते हैं, टेंजिबल हो तो फिजिकल एग्जिस्ट करते हैं, इनटेंजिबल हो तो फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जो पैरामीटर्स हमारे वहां पे यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल वहां पे डेप्रिसिएशन होती है, यहाँ पे अमोर्टाइजेशन होती है, वहां पे भी एडिशन होती है, यहाँ पे भी एडिशन होती है, वहां पे भी डिस्पोजल होती है, यहाँ पे भी डिस्पोजल होती है। तो आज आके पैरामीटर्स तो कॉमन ही होंगे, चीजें एक जैसी ही होंगी, लेकिन अब यहाँ पे जो हमारे लिए चैलेंज होता है वो क्या है, जो बेसिकली इंटेंजिबल एसेट्स को एक्वायर करना या इंटेंजिबल एसेट्स को बिल्डअप करना। अब उस दिन जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने कुछ टाइप्स लिखी थी, लाइक गुडविल, लाइक डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, परचेज ऑफ द सॉफ्टवेयर, लाइसेंस ले लिया, फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट कर लिया, दीज ऑल आर द इंटेंजिबल एसेट्स। अब आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग को देखा हुआ है? कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन नहीं पढ़ी अभी तक आपने? कंसोलिडेशन पढ़ ली है? क्योंकि देखें गुडविल जो आती है वो बिजनेस कॉम्बिनेशन की ट्रांजैक्शंस की वजह से ही आती है। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब एक या एक से ज्यादा कंपनीज को क्या कर लिया जाए, एक्वायर कर लिया जाए। तो जब एक्वायर किया जाता है तो उसके ऊपर आपको या गुडविल आती है या बारगेन परचेज गेन आता है। गुडविल जो होती है वो पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट बन जाती है एज इंटेंजिबल एसेट, और बारगेन परचेज गेन पीएनएल का पार्ट बन जाता है। अब गुडविल जो निकलती है उसके फार्मूला क्या होता है? उसका होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड। अब जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है इसमें शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रेट हो सकता है, समटाइम आप शेयर परचेज कर लेते हैं, समटाइम आपकी इन काइंड कंसिडरेशंस होती हैं, समटाइम आपकी कंटिजेंट कंसिडरेशंस होती हैं। तो नॉर्मली जो सबसे ज्यादा कॉमन होती है वो शेयर्स को एक्वायर कर लिया जाता है। तो जब शेयर्स को एक्वायर किया जाता है तो जितने नंबर ऑफ शेयर आपने एक्वायर किए हैं उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बन जाती है? आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बन जाती है। अब जिन बच्चों ने अकाउंटिंग में बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए मैं सिंपल अल्फाज में, सादा अल्फाज में समझा दूं। एक कंपनी जिसकी वर्थ 100 रुपए की है और आप वो कंपनी 200 में खरीद रहे हैं, तो 100 रुपए आप किस चीज के लिए पे करें? गुडविल के लिए। तो जो खरीद रहे हैं वो क्या है? नेट एसेट्स। जो दे रहे हैं वो क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने जितनी पेमेंट की, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि 200 की पेमेंट की है, उसके अगेंस्ट 100 के एसेट हमें मिले हैं, तो 100 रुपए की क्या है? गुडविल है। ये बात समझ आई आपको? अब गुडविल जो होती है ये आपकी, इसकी यूजफुल लाइफ इन्फिनिट होती है, और जो इंटेंजिबल एसेट्स इन्फिनिट हो उनको क्या किया जाता है? एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट किया जाता है। इन्फिनिट इसलिए लिखा ना, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स आपके इन्फिनिट यूजफुल लाइफ के हैं तो उनको एनुअली इंपेयरमेंट टेस्ट किया जाता है कि उसमें कोई इंपेयरमेंट की इंडिकेशन है या नहीं है। अब देखें, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपका शेयर मल्टीप्लाई बाय रेट है, तो नंबर ऑफ शेयर कहां से वेरीफाई होंगे? रेट कहां से वेरीफाई होगा? रेट होगा एज पर एग्रीमेंट। शेयर्स कहां से आएंगे? ये एग्रीमेंट प्लस आपके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, शेयर रजिस्टर्स होते हैं,
प्लस CDC का जो रिकॉर्ड होता है, सेंट्रली डिपॉजिटरी कंपनी, उसका रिकॉर्ड होता है, वहां से आप शेयर्स को चेक कर सकते हैं कि कंपनी ने इतने शेयर एक्वायर किए हैं या नहीं किए। अब अगेन फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड है, तो वर्ड क्या है? फेयर वैल्यू। तो जब भी फेयर वैल्यूएशन का जिक्र होता है, साथ ही किसकी बात आ जाती है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात आ जाती है। फिर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के साथ ऑडिटर एक्सपर्ट की बात आ जाती है। फिर जब मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात होती है तो उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी की बात होती है। फिर उसके जो डाटा होता है उसकी कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी की बात होती है। फिर जो अजम्पशन यूज हुई हैं उसकी रीजनेबलनेस की बात होती है। तो ये सारी बातें क्या हो जाती हैं? तुम्हें नींद क्यों आ रही है भाई? उठो उठो, शाबाश शाबाश, उठो, मुंह धो के उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। जमाइयां ले रहे तुम क्लास में आके, रात सोते नहीं हो और क्लास में आके सोते हो जाके, उठ जाओ, जल्दी उठो। तो बेटा अब इस तरह से आप देखें, जो पूरा बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है, आप पेपर में सवालात दो तरह से आ सकते हैं। देखिए, उसने आपको इंटेंजिबल एसेट्स की बात की है ना, हो सकता है वो ये बात करें कि ड्यूरिंग द पीरियड द कंपनी हैज एक्वायर्ड अ सब्सिडरी कंपनी, डिजाइन योर प्रोसीजर्स। अब हो सकता है कि उसने कहा कि ड्यूरिंग द पीरियड आपने कंपनी एक्वायर की, उस पर गुडविल आ गई, डिजाइन योर प्रोसीजर। प्रोसीजर एक जैसे ही होंगे। देखें, आपने प्रोसीजर किसके ऊपर लगाने हैं? बिजनेस कॉम्बिनेशन पे लगाने हैं। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या की होगी? हमने पे की होगी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करने के लिए एग्रीमेंट होगा। तो जो पेमेंट हुई है वो कहां से चेक होगी? बैंक स्टेटमेंट से। पेमेंट की अमाउंट कहां से वेरीफाई होगी? देखे ना, पेमेंट कितनी करनी है और कैसे करनी है, कितनी करनी है वो कहां से वेरीफाई होगी? एग्रीमेंट से। और कैसे करनी है वो कहां से वेरीफाई होगी? बैंक स्टेटमेंट से। नंबर ऑफ शेयर कहां से वेरीफाई होंगे? CDC के रिकॉर्ड से, शेयर रजिस्टर से और एग्रीमेंट से। रेट कहां से आएगा? बाय एग्रीमेंट। जब रेट इनटू नंबर ऑफ शेयर करेंगे तो क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसमें से जब फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स को माइनस करते हैं तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स को वेरीफाई करने के लिए व्हाट वी विल डू? एक्सपर्ट इंगेज करेंगे। एक्सपर्ट के साथ ऑडिटर एक्सपर्ट इंगेज करेंगे, उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को टेस्ट करेंगे। तो ये सारे काम क्या हो रहे हैं? ये सारे काम इस गुडविल की वर्किंग को करने के लिए हो रहे हैं। और क्योंकि गुडविल आपकी इन्फिनिट यूजफुल लाइफ के ऊपर होती है तो उसके ऊपर एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे। दिस इज आल्सो प्रोसीजर। अब अगर पेपर में सवाल आ जाए ड्यूरिंग द पीरियड कंपनी ने एक सब्सिडरी कंपनी एक्वायर की है, डिजाइन योर प्रोसीजर, तो अब यहां से आप शुरू करेंगे। सबसे पहले देखें, कोई भी काम होता है तो उसकी क्या की जाती है? ऑथोराइजेशन की जाती है। तो आप कहेंगे कि जो बोर्ड की मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में ये बिजनेस कॉम्बिनेशन की ट्रांजैक्शन को अप्रूव किया गया, हम उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग को रिव्यू करेंगे और ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी को चेक करेंगे कि क्या वाकई ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं। फिर आप कहेंगे कि वी विल ऑब्टेन एंड रिव्यू द एग्रीमेंट फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड चेक द टर्म्स ऑफ द अरेंजमेंट अलॉन्ग विद नंबर ऑफ शेयर टू बी एक्वायर्ड एंड द कंसिडरेशन टू बी पेड। फिर उसके बाद कहेंगे जो शेयर्स एक्वायर किए हैं उन शेयर्स को हम जाके CDC के रिकॉर्ड में से जाके चेक करेंगे। यहां पे लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? आप समझ आ रही है? मौलवी क्या बातें हुई हैं? तीन क्या बताओ ना, क्या बात हुई है? सबसे पहले हम उनके रिकॉर्ड चेक करेंगे। CDC से पहले भी कुछ काम हुआ है? नहीं, वो आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की देख लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से पहले बात हुई है। बोर्ड की मीटिंग के मिनट्स लेंगे, वहां से हम चेक करेंगे, उस एग्रीमेंट का रिव्यू करेंगे। फिर शेयर जो परचेज किए हैं उसको CDC के रिकॉर्ड में चेक करेंगे, रेट वगैरह एग्रीमेंट चेक करेंगे, जो पेमेंट हुई है उसको बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई करेंगे, जो आपके फेयर वैल्यू नेट एसेट रिक्वायर किया उसकी फेयर वैल्यूएशन के लिए मैनेजमेंट एक्सपर्ट को एंगेज करेंगे, फिर ऑडिटर एक्सपर्ट को एंगेज करेंगे, फिर जो गुडविल आई है उसकी कैलकुलेशन को चेक कर लेंगे, प्री और पोस्ट रिजर्व्स को प्रॉपर्ली एलोकेट किया गया है या नहीं किया गया। जो गुडविल की कैलकुलेशन होती है वो प्री रिजर्व्स की बेसिस पे होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ऑथोराइजेशन देखेंगे थ्रू मिनट्स ऑफ मीटिंग। फिर उसके बाद हम इसके अंदर जो एग्रीमेंट हुआ है, कॉस्ट ऑथोराइजेशन के बाद जो एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट उसको हम रिव्यू करेंगे। और रिव्यू में हम क्या देखेंगे? टर्म्स, कंडीशंस, कंसिडरेशन और आपकी जो पेमेंट वगैरह है वो किस तरह से होनी है। फिर उसके बाद आप बैंक स्टेटमेंट्स लेंगे। बैंक स्टेटमेंट से क्या चेक करेंगे? पेमेंट।
फिर आप CDC के रिकॉर्ड्स को देखेंगे, वहां से क्या देखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स ऑब्टेन्ड, सेंट्रली डिपॉजिटरी कंपनी जहां पे शेयर्स कंपनी के मेंटेन किए जाते हैं। फिर क्या करेंगे आप, फिर उसके बाद आप फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर प्रोसीजर फॉर्म करेंगे, जिसके लिए आपका मैनेजमेंट का एक्सपर्ट भी रिक्वायर्ड होगा। अब जब मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात होगी तो उसमें कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अजम्पशन, मेथोडोलॉजी, इंडिपेंडेंस, जो कुछ है आप सारा कुछ चेक करेंगे। फिर आप ऑडिटर एक्सपर्ट को भी इंगेज करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, गुडविल ऑब्लिक बारगेन परचेज गेन, इसकी कैलकुलेशन को टेस्ट करेंगे। कैलकुलेशन की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करेंगे। फिर उसके बाद अगर गुडविल होगी तो उसको हम एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। क्या चीज, ये सारे काम क्या हो रहे हैं, यहां से गुडविल वेरीफाई हो रही है, यहां से दो तरह के प्रोसीजर आपके वेरीफाई हो रहे हैं। अगर पेपर में सवाल आ जाए विच इज मच एक्सपेक्टेड, क्योंकि फाइनल पे ऑफिसर का सवाल नहीं आ रहा, तो विच इज मच एक्सपेक्टेड कि कैफ पे ये सवाल आ जाए। वो सवाल क्या है कि ड्यूरिंग द पीरियड एक कंपनी ने एक नया बिजनेस एक्वायर किया है, आप अपने प्रोसीजर डिजाइन करेंगे, आप किस तरह से करेंगे। या पेपर में सवाल आ जाए कि ड्यूरिंग द पीरियड हमने कंपनी एक्वायर किया जिसके ऊपर हमें गुडविल आई है, उस गुडविल को वेरीफाई करना है, आप प्रोसीजर बताएं क्या होंगे। या तीसरा सवाल क्या आ सकता है कि कंपनी की गुडविल है जिसमें इंपेयरमेंट की इंडिकेशन है, आप बताएं इसकी इंपेयरमेंट को किस तरह से टेस्ट करेंगे। इंपेयरमेंट की बात आएगी तो इंपेयरमेंट वाले प्रोसीजर कल की क्लास में जो हमने डिस्कस किए थे। गुडविल की बात आएगी तो ये, कंपनी का एक्विजिशन करने की बात आएगी तो यही प्रोसीजर आप परफॉर्म करके आप अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। बेटा ये सिर्फ बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात हो रही है अभी, इनिशियल से गुडविल तक। आखिर पे गुडविल की एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट है, गुडविल ऑब्लिक बारगेन परचेज गेन, BPG। अब यहां पे जो देखें कंसल्टेशन के प्रोसीजर नहीं है, दीज आर नॉट द ओवरऑल कंसल्टेशन प्रोसीजर, ये सिर्फ एक एक्विजिशन के प्रोसीजर है। कंसल्टेशन क्यों नहीं है आपके सिलेबस में, क्योंकि अभी तक आपने ग्रुप ऑडिट के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्योंकि ये इंटेंजिबल के पॉइंट ऑफ व्यू से था तो मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी सवाल को मैंने दो तरीकों से टेस्ट करने की बात कर दी है कि गुडविल के प्रोसीजर आ सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में है, या गुडविल की इंपेयरमेंट के प्रोसीजर आ सकते हैं, या बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ है उसके इनिशियल प्रोसीजर आ सकते हैं कि आप गुडविल तक किस तरह से लेके चलेंगे। आगे कंसल्टेशन में लाइन बाय लाइन एडिशन होती हैं, फिर उसमें काफ़ी और फैक्टर्स भी आपके सारे होते हैं जिसको कंसीडर करने की जरूरत होती है, लेकिन फॉर टाइमिंग इतना आपके लिए इनफ है। यूनिलीवर ने ये क्वेश्चन पूछा है कंसोलिडेशन के प्रोसीजर, तो कल को अगर हम मिलें तो हम इतना लिख दें तो क्या है ना। नहीं, ये मुझे एक चीज़ बताएं कि वो फाइनल का स्टूडेंट था या क्या आपका था? यूनिलीवर में वो नहीं, वो देखो यूनिलीवर में अगर था तो वो तो एक सेपरेट उनका अपना इंटरनल था ना सिस्टम। आपके सिलेबस में कंसल्टेशन का प्रोसीजर ऑडिट नहीं है, तो जब ऑडिट के प्रोसीजर नहीं है तो बताने की जरूरत भी नहीं है। मैं क्यों बताऊं, यहाँ पे आपको बता दूंगा ओवर हो जाएगा काम, ओवरडोज हो जाएगी। बताना उतना ही है जो सिलेबस में है, उसको जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर लेंगे वो बेहतर है। मैंने यहाँ पे जो बुक में है वो तो बता दिया है, लेकिन उस सवाल को दो तरीकों से डिफाइन कर दिया है कि अगर कान को इस तरह पकड़ ले तो फिर क्या करना है, अगर कान को इस तरह पकड़ ले तो फिर क्या करना है। पकड़ना तो कान को ही है ना, चाहे इस तरह करके पकड़ लूं या ऐसे करके पकड़ लूं, बात तो एक ही है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट का कोई जिक्र नहीं ना हो है, फेयर वैल्यू है तो वहां पे जरूरत होती है। ये जो रिपोर्ट मैनेजमेंट ने तैयार की है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने तैयार की है, वो केयरनेस चेक करना है, आप करना है ना। देखो है तो एक्सपर्ट का काम ना, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट डिटरमाइन करना किसका काम है? मैनेजमेंट किस तरह से करती है? एक्सपर्ट्स होते नहीं, ऐसे नहीं है ना। देखो आप मैनेजमेंट की बात पे यकीन नहीं करते ना, वो तो इम्प्लाइड है कि उन्होंने एक्सपर्ट इंगेज किया होगा ना, इम्प्लाइड है ना, तो फिर आपने उसके काम को चेक नहीं करना, ऑब्जेक्टिविटी वगैरह को नहीं देखना, देखना है ना। क्यों नहीं देखना? मैनेजमेंट एक्सपर्ट को कैसे देखना, मैनेजमेंट एक्सपर्ट किस तरह देखेंगे? देखो ये तो मैंने जो इतनी पिछली दो क्लासों में बताया वो सारा इस पे तो डिस्कशन थी। देखो मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, इन्होंने सवाल किया जी मैनेजमेंट एक्सपर्ट को किस तरह से चेक करेंगे, वो तो मैनेजमेंट का काम है। भाई आपने जो काम यूज करना है वो किसका है? मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट ने क्या खुद किया है? नहीं, मैनेजमेंट ने किसी बंदे की हेल्प ली है। सर पर हम
सुन लो ना, तो इससे कोई गलत नहीं। बताने लगा हूं, गर्ज होना चाहिए ना, क्यों नहीं। वो रिपोर्ट, आप एम्प्लाई हो, आप इनकी कंपनी, आप उस कंपनी में एम्प्लाई हो, आपने एसेट की फेयर वैल्यूएशन की है, आपके सर पे ये बंदूक रख के कहेगा भाई ये मुझे 10 मिलियन की वैल्यू निकाल के दो, अदरवाइज कल ऑफिस ना आना, क्या करोगे? ये तो वैसे ऐसे वो तो ऑडिटर को भी कह सकते हैं हम। नहीं कह सकते, क्यों? तो निकाल दें। मैं कोई मैं उनके पैसों पे पलता हूं कोई? ये जो बात होती है ना इसमें, ये वाली बात जो है, ये की है कि ऑडिटर को भी तो मैनेजमेंट कह सकती है। इसीलिए जो कोड ऑफ एथिक्स है वो कहता है कि अगर किसी क्लाइंट से आपकी 15% से ज्यादा की फीस है, इन टोटल फी का कोई 15% से ज्यादा का फीस किसी एक क्लाइंट से है, तो वो वहां पे आपका थ्रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप उसको मिटिगेट करने के लिए कम करें, अपनी जो रेवेन्यू स्ट्रीम है उसको बढ़ाएं, या नंबर ऑफ क्लाइंट्स को बढ़ाएं। या अगर आपकी किसी एक सोल क्लाइंट पे डिपेंडेंसी है तो फिर आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होता है। तो अगर आप एम्प्लॉय हो, आपके सारे बंदूक रख दे तो मैनेजमेंट, आप काम नहीं करोगे उनका? वो तो वो एक्सपर्ट के नहीं तो एक्सपर्ट यही तो चेक करना है, यही तो देखना है कि क्या ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम किया या नहीं किया। अदरवाइज तो ये एक पीस ऑफ पेपर है ना, उस पीस ऑफ पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है? क्योंकि उसके बैक एंड पे जो बनाने के लिए तरीकार थे वो ठीक फॉलो ही नहीं हुए। तो हम काम चेक करते हैं, बुक में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, लेकिन काम तो फिर वैल्यू कहेंगे ना, तो वो होता है काम जी। एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन जी। आगे है जी, अगर आपने कोई एसेट परचेज, अगर आपने कोई डेवलप किया एसेट, अगर आपने कोई इंटेंजिबल एसेट को डेवलप किया, तो व्हाट आर द 5 to 6 कंडीशन इन IAS 38 व्हेन यू आर गोइंग टू डेवलप द एसेट? सबसे पहले कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आइदर फॉर टेंजिबल एसेट्स आइदर फॉर इंटेंजिबल एसेट हो, वो ऑथराइज होता है फ्रॉम द बोर्ड। अच्छा, ऑथराइजेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट बात होती है इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर, वो फिजिबिलिटी स्टडी होती है कि जो आप एसेट को डेवलप कर रहे हैं उसकी फिजिबिलिटी है भी या नहीं है, क्या वो इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर भी सकता है या नहीं कर सकता। फिर उसमें 2 फेजेस होते हैं, एक रिसर्च फेज होता है और एक डेवलपमेंट फेज होता है। तो जो आप एसेट को डेवलप कर रहे हैं तो उसमें जो डिफरेंशिएशन बिटवीन द रिसर्च फेज एंड डेवलपमेंट फेज वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। और जो रिसर्च फेज है उसके पेमेंट्स को एक्सपेंस आउट करना है, जो डेवलपमेंट का फेज है उसके एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करना है। लेकिन जब कैपिटलाइज करना है तो उसके साथ 6 कंडीशंस भी देखनी है। वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट होनी चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड हो, आपकी मार्केट उसकी एग्जिस्ट करती हो, और क्या है जी, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, और मैनेजमेंट की इंटेंशन टू यूज हो, इंटेंशन टू सेल हो, इंटेंशन यूज और इंटेंशन सेल हो, और क्या होगी? 5 कंडीशन है। एनी ये 5-6 कंडीशन है। अब आप पेपर में बैठे हुए हैं, पेपर में सवाल आ जाता है। अब आप पेपर में सवाल जब आएगा तो आपने IAS 38 को जेन में लेके आ जाना है। जब IAS 38 जेन में आएगा तो उसमें कुछ जनरल प्रोसीजर है। एक पहला प्रोसीजर क्या है? ऑथराइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट को चेक करेंगे थ्रू मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड द इंटरनल रिकॉर्ड्स कि वो प्रॉपर ऑथराइज ट्रांजैक्शन है। फिर हम देखेंगे कि जो रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज है उनको प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है या नहीं किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि रिसर्च फेज के खर्चों को भी कैपिटलाइज किया जा रहा हो। फिर जब डेवलपमेंट की बात आएगी तो डेवलपमेंट की बात करते वक्त आप फिर 5 कंडीशंस को ज़हन में रखेंगे कि हम मैनेजमेंट का बिजनेस प्लान लेंगे और उस प्रोजेक्ट की फ्यूचर फाइनेंशियल वायबिलिटी को चेक करेंगे। फिर मैनेजमेंट के जो बिजनेस प्लान होंगे वहां पे हम ये देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट के पास इतने सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। फिर हम उसकी मार्केट रिसर्च करके चेक करेंगे या किसी एक्सपर्ट के थ्रू मार्केट रिसर्च करा के चेक करेंगे कि जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट डेवलप कर रही है क्या वो मार्केटेबल है भी या नहीं है। जो आज तक कॉस्ट लग चुकी है वो, और जो बजटेड फर्दर कॉस्ट है उसके एस्टिमेट्स लेंगे और उसके रीजनेबलनेस को चेक करेंगे कि क्या वो काम हो सकता भी है या नहीं हो सकता। ये सारी बातें मैं कर रहा हूं क्या है, या IAS 38 के क्राइटेरिया हैं उनको टेस्ट कर रहा हूं, तो वही आपके क्या बन जाएंगे? प्रोसीजर बन जाएंगे। सवाल ये था कि अगर कोई इंटेंजिबल एसेट इंटरनली डेवलप करते हैं तो उसके ऊपर प्रोसीजर्स क्या होंगे? व्हाट आर द सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स दैट यू मे हैव टू परफॉर्म इन केस मैनेजमेंट इज डेवलपिंग सर्टेन एसेट इंटरनली। आपको इंटरनली इंटेंजिबल एसेट डेवलप करते हैं तो उसके ऊपर आप क्या क्या प्रोसीजर्स को लगाएंगे। जी यहां तक कोई किसी का सवाल? जी कोई क्वेश्चन नहीं है? जी ले जी जरा मैं आपको जरा इसकी रीडिंग करा दूं। ऑन हुआ? हो गया। ये लाइटें बंद कर देना जी।
और बच्चों ऑडिट समझ आ रहा है ना, प्रोसीजर डिजाइन करने समझ आ रहे हैं, आ रहे हैं समझ, ये आप लोगों को समझ आ रहे हैं, डिजाइन कर लेंगे प्रोसीजर, रट्टा लगाने की जरूरत तो नहीं है, रट्टा लगाएंगे तो भूल जाएंगे दूसरे दिन ही। कहते जी सब्सटैंटिव प्रोसीजर फॉर इंटेंजिबल एसेट, द रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर रिलेटिंग टू इंटेंजिबल एसेट सच एज गुडविल एंड ब्रांड्स should be similar to those set out above in respect of tangible assets. The emphasis of the substantive procedure will be on existence and valuation. Existence पे valuation पे दो risk होते हैं. Remember that only intangible asset that can be recognized in the statement of financial position are purchase goodwill, intangible asset having a readily ascertainable market value, and development cost subject to conditions set on in IAS 38. ये तीन आपके intangible assets आ सकते हैं. फिर आगे थे टेस्ट ऑफ डिटेल फॉर परचेज गुडविल, गुडविल के ऊपर आप क्या काम करेंगे. द टेस्ट लिस्टेड बिलो रिलेट टू मेनली द वैल्यूएशन ऑफ परचेज गुडविल. इंस्पेक्ट द परचेज एग्रीमेंट टू चेक, तो जो एग्रीमेंट हुआ है उसको चेक करेंगे. हमने एग्रीमेंट से पहले क्या कहा था, ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल को चेक करेंगे. वो एग्रीमेंट लेंगे जिस एग्रीमेंट के थ्रू ये काम हुआ. फिर उसके बाद क्या लेंगे हम, एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में क्या चेक करेंगे, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, नंबर ऑफ शेयर एक्वायर्ड, एक्विजिशन की डेट. Inspect the bank statement to ensure the amount has been transferred. Inspect the CDC statement to ensure share exist and are in the name of the company. Obtain valuation report from the management and match the amount. मौलवी आ गए यहां पे. आगे कहते हैं evaluate the competence, capability and objectivity, independence of the management expert. मौलवी पढ़ा नहीं तूने यही करके, ठीक है जी. आप उसी को उसमें देख लें या इधर से देख लें, बात एक ही है. वहां पे ये होगा कि आपको मतलब यहां पे इसका मतलब ये गुडविल के लिए सिर्फ नहीं है ये प्रोसीजर, बल्कि बिजनेस को अक्वायर करने के भी प्रोसीजर यही है. फिर आ गया जी evaluate the adequacy of the expert work. अब फिर वही एक्सपर्ट के काम दोबारा आ रहे हैं. रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ द एक्सपर्ट फाइंडिंग, जो उसने काम किया है, जो उसने वैल्यू निकाली है, वो ठीक है या नहीं है. रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ द अजम्पशन एंड मेथोडोलॉजी यूज्ड, जो अजम्पशन यूज हुई है वो रीजनेबल है या नहीं है, जो मेथोडोलॉजी यूज हुई है वो रीजनेबल है या नहीं है. द रेलिवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ सोर्स डेटा, आईपी, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय एंटिटी के प्रोसीजर. मे कंसीडर टू यूज द ऑडिटर एक्सपर्ट, ऑडिटर को जो एक्सपर्ट होगा उसको एंगेज करके चेक कर लेंगे ये काम. इंश्योर दैट द कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग एसेट्स आर अप्रोक्सीमेटली सेम. द इंक्वायरिंग विद द मैनेजमेंट आर एंगेजिंग एक्सपर्ट. अब कुछ ऐसे आप देखें, हमने कहा टोटल फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स. अब उस फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स में कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू मार्केट से अवेलेबल होती है, कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू मार्केट से अवेलेबल नहीं होती, बल्कि जो जिस प्राइस पर रिकॉर्डेड होते हैं वही उनकी फेयर वैल्यू होती है. फॉर एग्जाम्पल बैंक बैलेंस है, अब बैंक बैलेंस की फेयर वैल्यू क्या होगी, वही जो बुक्स में रिकॉर्डेड है. फॉर एग्जाम्पल आपने एडवांसेस फ्रॉम सप्लायर, एडवांसेस टू सप्लायर दिए हुए हैं, उसकी फेयर वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू आपने दी हुई है. फॉर एग्जाम्पल डेटर्स हैं, तो डेटर की फेयर वैल्यू क्या होगी, जो डेटर बुक्स में रिकॉर्डेड है, लेस उसमें इंपेयरमेंट लॉस जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का है. तो ये सारे क्या हैं, ये उनकी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू द कैरिंग वैल्यू ही इनकी फेयर वैल्यू होगी. तो कहते हैं टोटल फेयर वैल्यू में से इनकी फेयर वैल्यू को माइनस कर देंगे. या आपके जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, जो बाकी एसेट्स हैं, उनकी फेयर वैल्यू आप मार्केट से ले लें, बाकी जो एसेट्स हैं उनकी फेयर वैल्यू को बाद में ऐड करें, और उसमें से फिर लायबिलिटी की फेयर वैल्यू को माइनस करेंगे, तो क्या निकलेगा आपका, नेट एसेट्स निकलाएंगे. देखें इस तरह से होता है ना, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट एसेट्स. अब अगर टोटल एसेट्स की बात की जाए तो उसमें दो तरह के होते हैं, एक जिनकी एक्सटर्नल वैल्यू अवेलेबल होती है और एक वो जिनकी इंटरनल वैल्यू अवेलेबल होती है. एक्सटर्नल वैल्यू पे क्या करेंगे, एक्सपर्ट ऐड करेंगे, वो चाहे मैनेजमेंट का हो चाहे ऑडिटर का हो. और इंटरनल वैल्यू के क्या करेंगे, हम जो IFRS होते हैं या जो अकाउंटिंग के जो मैकेनिज्म होता है उसके मुताबिक उनके हम फेयर वैल्यू को डिटरमिन कर लेंगे. ये समझ आइए आपको.
नहीं आई, आ गई भाई। Ensure that the fair value of NCI is calculated correctly and accurately by using appropriate rate। जाहिर बात है जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है उसको भी कैलकुलेट किया जाता है, जिन बच्चों ने पढ़ा उनको इसके बारे में पता होगा। अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर रिकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल इफ एनी। तो गुडविल के ऊपर हम इम्पेयरमेंट को टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल ओवर इम्पेयरमेंट रिकॉर्डिंग। ये दोबारा इम्पेयरमेंट के ही प्रोसीजर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इंश्योर द assumptions used by the management are reasonable such as discount rate and future cash flows। ये दोबारा सेम वही पॉइंट यूज हो रहा है। Perform subsequent event procedures such as inspection of the subsequent interim financial statement and compare the projected result with the actual result। तो ये prospective review हो रहा है। ये क्या हो रहा है, prospective review हो रहा है। Obtain written representation from the management that the assumptions are reasonable। ये मैनेजमेंट की एक रिप्रेजेंटेशन ली जाती है। ये आगे पूरा चैप्टर है कि रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। मैनेजमेंट से कंफर्मेशन लेना मैनेजमेंट से लिखवा लेना कि आप इस बात को मानते हैं कि काम ऐसे ही हुआ है। तो जनाब अब यहां पे देखा जाए है प्रेजेंटली प्रोसीजर्स हैं। अगर इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल के प्रोसीजर आ जाएं तो आपने सेम वही प्रोसीजर लिखने हैं जो हमने एसेट्स की इंपेयरमेंट पे किए थे कल वाली क्लास में। अगर गुडविल की वैल्यू पे प्रोसीजर आ जाए तो आपने सारे प्रोसीजर लिख देने हैं। अगर गुडविल के नहीं आते, अगर सिर्फ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के प्रोसीजर आते हैं तो उसमें आपने इंटरनल वैल्यू और एक्सटर्नल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कोई कंपनी एक्वायर हुई है तो प्रोसीजर बताएं क्या लगाएंगे, तो फिर भी आपने ये प्रोसीजर लिखने हैं। तो ये 8-10 तरह से सवालात इसमें टेस्ट हो सकता है। क्योंकि आपके सिलेबस में और बुक में मौजूद है तो आपने इसकी टेस्टिंग को हर तरीके से इंश्योर करना है कि हर तरीके से टेस्ट हो सकता है। तो ये ना पेपर में बैठे आप कहें कि नाम ये ऐसे नहीं तो ऐसे होना था, ये तो प्रोसीजर इसके बनते ही नहीं है। तो आपको हर तरीके से सवाल डिजाइन करना आना चाहिए। मैंने जो बातें की हैं बेशक राइट डाउन कर लें। गुडविल की कैलकुलेशन का सवाल आ सकता है, बिजनेस के कॉम्बिनेशन का सवाल आ सकता है, गुडविल के प्रोसीजर्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन के प्रोसीजर्स, गुडविल की इंपेयरमेंट के प्रोसीजर्स, ट्रांजैक्शन जो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के प्रोसीजर, कंसिडरेशन या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को वेरीफाई करने का प्रोसीजर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को वेरीफाई करने के प्रोसीजर, और इसमें जो क्या चीज मतलब तो उसके लिए प्रोसीजर सारे ये गुडविल के शुरू में बात कर दी है वाली। बस यही इस तरह के प्रोसीजर आपके पेपर में आ सकते हैं। एनसीआई की कैलकुलेशन के प्रोसीजर आ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा आगे आए तो आगे जो 2.3 है इसमें टेस्ट ऑफ टेल फॉर अदर इंटेंजिबल एसेट्स एक्सक्लूडिंग डेवलपमेंट कॉस्ट। डेवलपमेंट के अलावा यानी आप इंटरनली डेवलप नहीं कर रहे, आप कोई एसेट परचेज कर लिया, लाइसेंस परचेज कर लिया, ब्रांड परचेज कर लिया है, आपने कोई एसेट इंटेंजिबल परचेज कर लिया तो उसको किस तरह से आप चेक करेंगे। द ऑडिटर शुड कंफर्म द एग्जिस्टेंस, द कॉस्ट एंड द क्लाइंट एंटिटी लीगल राइट्स टू द एक्वायर्ड एसेट बाय लुकिंग इनटू द परचेज डॉक्यूमेंटेशन। अगर कोई फ्रेंचाइज एग्रीमेंट आपने लिया तो उस फ्रेंचाइज के एग्रीमेंट में हमारी डिटेल्स लिखी होंगी। अगर आपने कोई लाइसेंस लिया है, राइट टू यूज सर्टेन एसेट्स लिए हैं तो वो भी आपके एग्रीमेंट के अंदर डॉक्यूमेंटेड होंगे, तो आप वहां से डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। चेक द अमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन फॉर एक्यूरेसी यूजिंग द एंटिटी स्टेटेड पॉलिसी। तो अमोर्टाइजेशन को चेक करेंगे उसकी। पहले हम परचेज एग्रीमेंट या परचेज डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, फिर अमोर्टाइजेशन को चेक करेंगे। कंसीडर द पॉसिबिलिटी दैट एसेट्स आर सफरिंग इंपेयरमेंट, दिस मैटर में हैव टू बी डिस्कस विद द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये याद होगा सवाल में आपको जिसमें हमने क्वेश्चन किया था, उसमें उसने कोई आपने इंटेंजिबल एसेट को डेवलप किया था, उसके ऊपर कोई पेटेंट राइट्स का इशू आ गया था, तो उसके वजह से हमने कहा उसमें इंपेयरमेंट का रिस्क मौजूद है। तो कहते हैं यहाँ पे भी आप अगर आप इंपेयरमेंट की इंडिकेशन है तो इंपेयरमेंट को भी टेस्ट करेंगे। इंश्योर दैट एनी इंपेयरमेंट हैज बीन करेक्टली डेल्ट विद इन द लेजर्स, और इंपेयरमेंट को प्रॉपर्ली लेजर में इनकॉर्पोरेट किया गया या नहीं किया गया। इसके साथ आप इंपेयरमेंट के बाकी प्रोसीजर भी लगा सकते हैं। आप पेपर में सवाल किस तरह से आ सकता है तो इंटेंजिबल एसेट आपने एक्वायर किया, उस इंटेंजिबल एसेट को पेटेंट राइट का इशू आ गया, अब आपने इंपेयरमेंट टेस्ट करना है तो बताएं इंपेयरमेंट टेस्ट करने के लिए क्या काम करेंगे। अब यहां पे लीगल ओपिनियन भी लेनी पड़ेगी, वो भी किसके लिए जरूरी है, आपके इंटेंजिबल एसेट की इंपेयरमेंट के लिए जरूरी है।
फॉर एग्जाम्पल मेरा एक एसेट है इंटेंजिबल, मैंने आपको यूज करने के लिए दिया है और मैंने ये कहा है कि आप इस एसेट को इस टेरिटरी में यूज कर सकते हैं, इस टेरिटरी के बाहर यूज नहीं कर सकते। अगर आप इस टेरिटरी से बाहर जाकर यूज करेंगे तो ये आपका लाइसेंस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपने इसको किसी और टेरिटरी में जाके यूज कर लिया, मैंने आपके ऊपर क्या कर दिया, लीगल केस। अब वो लीगल केस के लिए ओपिनियन भी लेनी पड़ेगी। वो जो लीगल ओपिनियन होगी उसमें ये डिटरमाइंड होगा कि ये जो इंटेंजिबल एसेट की बात हो रही है ये प्रॉपर्ली ठीक तरीके से यूज हुआ या नहीं हुआ। फिर इसमें और फैक्टर्स भी कंसीडर हो जाएंगे वो, और जो लीगल एक्सपर्ट हम एंगेज करेंगे उसको एवेल्युएट करना, उसके काम को एवेल्युएट करना, वो सारे फैक्टर कंसीडर करना। तो फिर उस लिहाज से आपको अपनी अप्रोच को भी अमेंड करना पड़ेगा। तो सिर्फ इतना नहीं है कि आप सिर्फ एक लाइन ही देकर इंपेयरमेंट को चेक करेंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। पेपर में सवाल ही आ सकता है कि इंटेंजिबल एसेट्स की ऊपर इंपेयरमेंट के इंडिकेशन है, बताएं प्रोसीजर्स क्या होंगे। एक मिनट जी मैं आता हूं। तो जनाब इस तरह से फिर आप जो टेस्ट और टेल फॉर अदर इंटेंजिबल एसेट्स हैं इसको कंप्लीट करेंगे। यानी कि आपने सिर्फ ये देखें, प्रोसीजर आर मोर और लेस सिमिलर इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टांसेस। आपने जनरल प्रोसीजर ज़हन में रखने हैं और उन जनरल प्रोसीजर्स को उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या कर लेना है, टेलर्ड मेड कर लेना है, मॉडिफाई कर लेना है। याद करने की जरूरत कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ नेचर ऑफ देखना इंटेंजिबल एसेट क्या है और उसके ऊपर प्रोसीजर्स हमारे क्या होने चाहिए। फिर है जी डेवलपमेंट कॉस्ट। अब क्योंकि ये IS 38 प्योरली स्टार्ट हो गया है तो IS 38 के जो 5 कंडीशन है उसके ऊपर ही प्रोसीजर आप लगाएंगे। डिस्कस द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विद मैनेजमेंट, अदर रेलेवेंट सीनियर पर्सोनल एंड अदर की स्टेक होल्डर टू असेस द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट। इससे पहले एक प्रोसीजर होता है, वो क्या है, ऑथराइजेशन को चेक करेंगे। किस वो क्या है जी, ऑथराइजेशन ऑफ द, उसको चेक करेंगे। ऑथराइजेशन के बाद क्या है, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। अब फिजिबिलिटी में क्या है, रिव्यू द प्रोजेक्शन एंड फॉरकास्ट यूजिंग रिसोर्सेज एंड जनरेटिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब ये क्या है कि फ्यूचर में ये एसेट यूज हो के इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकता है या नहीं कर सकता। उसके लिए हम क्या लेंगे, प्रोजेक्शन एंड फोरकास्ट लेंगे। आप प्रोजेक्शन और फोरकास्ट लेने से आप कौन सी IS 38 की कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकता है या नहीं कर सकता। असेस प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग प्लान्स एंड वेदर अ मार्केट एक्चुअली एग्जिस्ट। अब ये मार्केट वाकई उस एसेट की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसके लिए हम क्या लेंगे, मार्केटिंग का प्लान। तुम्हें नींद क्यों आ रही है, जमाइयां क्यों ले रहे हो? चलो कोई बात नहीं, इसको बैंड समझने वाले। ये देखें, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। पहले क्या है, पहले क्या थी कि वो इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकता है या नहीं कर सकता, फिर मार्केटेबल है या नहीं है। तो अब आपको यहां पे याद कुछ करने की जरूरत नहीं है। IS 38 का जो 5 कंडीशन है वो ज़हन में रखें और हर कंडीशन को किस तरीके से वेरीफाई करना है उसका सोर्स डॉक्यूमेंट देख लें। कोई चीज रट्टा नहीं लगाना, भूल जाएंगे, रट्टा नहीं लगाना, भूल जाएंगे। कंसीडर द फंडिंग रिक्वायरमेंट टू कंप्लीशन। ये जो मैनेजमेंट के पास क्या सफिशिएंट फंड्स होंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। अब ये फंडिंग रिक्वायरमेंट्स कहां से चेक करेंगे, मैनेजमेंट के प्लान से चेक करेंगे। मैनेजमेंट के पास अवेलेबिलिटी ऑफ जो फंड्स है उसकी रिपोर्ट्स को चेक करेंगे कि आपके पास कितनी फाइनेंसिंग के लिए मट अवेलेबल है, कितना शेयर होल्डर की तरफ से पैसा आ सकता है, कितना कंपनी के जो बिजनेस है एग्जिस्टिंग वो जनरेट कर सकता है। तो ये सोर्सेज है जहां से हम चेक करेंगे कि मैनेजमेंट के पास फंडिंग रिक्वायरमेंट के लिए फंड्स अवेलेबल हैं भी या नहीं है। Whether the entity will be actually be able to use or sell the asset, तो वही कि हम इस एसेट को बना लें, इसकी मार्केट एग्जिस्ट ना करती हो, हम इसको सेल ही ना कर सकते हो। तो यहाँ से ये जो मार्केटिंग प्लान है वहीं से आपका वेरीफाई होगा। और इसके साथ सम टाइम क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस होते हैं, लीगल सर्कमस्टांसेस होते हैं, जिसकी वजह से आप उस एसेट को यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद होगा एक एप्लीकेशन आई थी, वो पता नहीं वो जिसमें बंदे खुदकुशी कर लेते थे, ब्लू वेल एक एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अलाउड नहीं है। यहाँ इस तरह से 2 तरह का स्ट्रीम होती है, एक होती है डीप वेब और एक होता है डार्क वेब। अब जो डार्क वेब है ये बेसिकली आप इसको, ये जो इलीगल काम है, वहाँ पे कई एप्लीकेशन हैं, वहाँ पे कई कंटेंट पड़ा हुआ, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली वही बात है कि जो आप इंटेंजिबल एसेट बना रहे हैं, कहीं वो डार्क वेब का इंटेंजिबल एसेट तो नहीं है। डार्क वेब पे और डी वेब पे जो है कंपनीज के जो होते हैं ना क्रेडिट कार्ड्स, उनकी डिटेल्स भी होती हैं। और अगर आप में से किसी बच्चे ने डार्क वेब को असेस करने की कोशिश कर ली तो याद रखिएगा कि आप इधर मौजूद नहीं होंगे। डाला तो दूर की बात है, डाले से कुछ और भी हो जाएगा आगे काम। तो आपने कोशिश नहीं करी। ये नाम जो मैंने लिए है, जो आइसबर्ग का नाम सुना, आइसबर्ग होती है, नजर इतनी सी आती है, समंदर के अंदर एक बहुत बड़ी तय होती है। इस तरह से डीप वेब
डार्क वेब और जो आपका सर्फस है ना, जो आप गूगल पे करते हैं, ये जो आप अपनी सर्फिंग करते हैं, इट्स ओनली 5% ऑफ द टोटल डाटा। 95% इज इन डीप एंड डार्क वेब। तो अगेन यहाँ पे भी वो मार्केटेबल कंडीशन सेल कर सकते भी हैं या नहीं कर सकते। डिस्कस मैनेजमेंट्स इंटेंशन टू कंप्लीट एसेट्स एंड एट द यूज आर सेल इट। मैनेजमेंट की इंटेंशन ही ना हो कंप्लीट करने की। अब वो सर्कमस्टांसेस से पता चलता है, डिस्कशन से शायद ये चीज पता नहीं चलती, वो सर्कमस्टांसेस से पता चलता है। फॉर एग्जांपल एक इंटेंजिबल एसेट मैनेजमेंट करती है, पिछले 10 साल से बना रहे हैं, हो सकता है कि जो 10 साल पहले एक इंटेंजिबल एसेट बनाना था वो उसकी टेक्नोलॉजी अब ऑब्सोलीट होगी हो, लेकिन मैनेजमेंट क्या कह रही है, हमने अभी भी बनाना है, तो वो एसेट बना के करेंगे क्या, ना वो बिक सकेगा ना कुछ और हो सकेगा। तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो काम कर रही है उसको हम उसके बाकी डॉक्यूमेंट से देख लेंगे कि वो बेसिकली उसकी जो है कंप्लीशन होनी भी है, यानी इंटेंशन है भी या नहीं है। इंस्पेक्ट डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिकॉर्ड सपोर्टिंग एंड सेफ गार्ड पेटेंट्स। जाहिर बात है जो आपने डेवलपमेंट किया उसके लिए आपने कोई टीम हायर की होगी या आपने एक्सपर्ट्स हायर किए होंगे, उनको पेमेंट भी कर रहे होंगे, तो पेमेंट को भी वेरीफाई करेंगे, उनके एग्रीमेंट्स को भी देखेंगे, उनके कॉवेनेंट्स को भी देखेंगे। टेस्ट कंट्रोल्स अराउंड द डॉक्यूमेंटेशन एंड सेफ कीपिंग ऑफ साइंटिस्टिक नोट्स, डिस्कवरीज एंड कंक्लूजन्स। टेस्ट अ सैंपल ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर अप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन। वही बात है कि उसमें आपका रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज है वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होने चाहिए और वहां पे जाके ही उसको कैपिटलाइज होना चाहिए, उनको सिर्फ जो आपके डेवलपमेंट कॉस्ट हैं। ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एज टू देयर कमिटमेंट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड आई द यूज आर सेल द एसेट। तो जो आप पैरामीटर्स पे डायरेक्ट एविडेंस नहीं ले सकते, वहां पे आप मैनेजमेंट से उनकी रिप्रेजेंटेशन भी ले लेते हैं। ले जी, चैप्टर इज क्लोज्ड जी। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इंपेयरमेंट टेस्ट होता है या नहीं होता, आप लोग बताएं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट इंपेयरमेंट टेस्ट, आप देखें इंपेयरमेंट टेस्ट अगर इंडिकेशन एग्जिस्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल एसेट सेल ही नहीं हो सकता, या उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई लीगल ऑब्लिगेशन आ गई कि आप उस एसेट को बना ही नहीं सकते, या अगर फॉर एग्जांपल मेरा किसी के साथ एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट में मुझे उसने बार कर दिया, मैं उस एसेट को बना ही नहीं सकता, तो अब इस केस में क्या होगा, जो मेरी कॉस्ट लगी होगी वो सारी जीरो हो जाएगी। क्या वो फर्दर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकती है? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बुक्स में से उसको डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। That are the also indication कि वो एसेट यूज हो सकेगा। वैसे I38 क्या कहता है कि अगर इंटेंजिबल एसेट डेवलपमेंट के दौरान हो, वैसे ये तो नॉर्मल एक जनरल प्रिंसिपल है, कोई एसेट भी हो तो उसकी इंपेयरमेंट उसकी इंस्टॉलेशन में भी आ सकती, लाजमी तो नहीं है ना। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉपर्टी प्लांट एक लेके रख लिया, प्लांट की टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया तो उसकी इंपेयरमेंट तो आ गई है। तो इंपेयरमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि एसेट यूज हो रहा हो, इंपेयरमेंट की इंडिकेशंस होती हैं I36 के अंदर। अगर उस इंडिकेशन में कोई चीज आ गई है तो यू हैव टू कंसीडर द इंपेयरमेंट एज वेल। बेसिक, लेकिन कॉस्ट लग चुकी है ना, अब एक प्रोजेक्ट बनना ही नहीं है, आपने जो पैसे लगाए हैं वो किधर जाएंगे, आप एक्सपेंस आउट होंगे, तो अब एक्सपेंस होंगे तो इंपेयरमेंट ही हो रही है, और क्या हो रहा है। हाँ जारी बात है, इंपेयरमेंट की लिखेंगे ना कि मैनेजमेंट ने जो इंपेयरमेंट की है उसके रिगार्डिंग हम सारे उसके सोर्सेस को देख लेंगे। नहीं, खत्म हो, डेवलपमेंट क्यों कंटिन्यू करेंगे उसकी। आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो और अगले दिन गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि आप इस सॉफ्टवेयर को बना ही नहीं सकते, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? दो ऑप्शन है ना, या तो आपके पास कोई सोर्स है, नहीं सुन लो ना, या तो आपके पास कोई और सोर्स है या आपके पास कोई और उसका अल्टरनेटिव यूज है उस लैंग्वेज का जो आपने वर्डिंग लिखी हुई है, और आप उसको किसी और तरीके से यूज कर सकते हैं, तो आपकी कोशिश क्या होगी कि उसको मैं उस तरफ मॉडिफाई कर लूं। अगर मैं यूज ही नहीं कर सकता तो फिर क्या करूंगा, उसको एक्सपेंस आउट करूंगा। दोनों में से एक बात होगी ना। अगर मैं उसको अल्टरनेटिव यूज भी करता हूं तो उसके फिर अगेन सारे फैक्टर्स मुझे देखने पड़ेंगे कि मैं उसको कैपिटलाइज कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो ये प्रोसीजर आपके इस तरह से ही डिजाइन होंगे जो नॉर्मल है जी। 3 दिन में सिर्फ ये आपका टॉपिक खत्म हुआ है, 1 घंटे का टॉपिक है, 3 दिन में खत्म हुआ, 3 लेक्चर्स के ऊपर सिर्फ नॉन करंट एसेट्स। इसके ऊपर एक होम असाइनमेंट भेजी है, इसके ऊपर पास पेपर में खास स्पेसिफिक क्वेश्चन भी इस तरह से टेस्ट नहीं हुए। सो गया ना टेक्स्ट के टीए, बंदा बन जा तू। हाँ क्या चीज, क्रीम का दुख हो रहा है, क्रीम उतर गई है। एफिशिएंसी ना मारो ज्यादा, आप पेपर पे फोकस करो, क्रीमों पे फोकस ना करो। जब वो पढ़ लोगे ना, लिख लोगे, तो फिर शक्ल के बगैर ही आपकी वैल्यू बन जाएगी।
उसके शक्ल की कोई वैल्यू, शक्ल कोई मैटर नहीं करती। बंदे के अंदर गट्स होने चाहिए, शक्ल पे कुछ नहीं लिखा होता। ठीक है जी, सवाल किसी का, कोई चीज परेशानी? इस भी खास पास पेपर नहीं आया, मैं कोशिश करता हूँ फिर भी कोई मिलते हैं तो ACCA के सवाल को मिल जाए। मैंने एक आध क्वेश्चन आपको भेज दिया, कंप्लीट कंप्रिहेंसिव उसमें असाइनमेंट है, आप पूरे चैप्टर को उसमें टेस्ट कर सकते हैं, तो आप वो अटेम्प्ट करें जी, आप उसको अटेम्प्ट कर लें। ले जी, आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। कल की क्लास में मैं देखता हूँ कि मुझे पास पेपर इस पे मिलते हैं, तो पास पेपर डिस्कस करके साथ ही हम अपने जो कैश एंड बैंक है इसके प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे, यानी करंट एसेट्स की तरफ चले जाएंगे अब हम। और अगर हमारे पास कोई क्वेश्चंस ना हुए तो फिर हम कैश एंड बैंक को कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नहीं जी, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कल क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।